हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की यह वीडियो आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और बाल वाटिकाओं को लेकर के केंद्र सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और साथ ही बाल विकास मंत्रालय की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है ईसीसी ई एजुकेटर और बाल वाटिकाओं को लेकर के। यूपी समाज कल्याण विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों के लिए एक बड़ी भर्ती की घोषणा कर दी गई है। ब्लॉकों के अंतर्गत कल्याण मित्रों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती की आवेदन, शैक्षिक योग्यता, आयु, चयन प्रक्रिया, सैलरी से संबंधित डिटेल जानकारी के साथ साथ एक अच्छी खबर है, आउटसोर्स कर्मियों के लिए उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगी पेंशन। तो इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। आप सभी से निवेदन है कि पेशेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए सभी साथियों में शेयर कर दीजिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो और देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों में सबसे पहले ईसीसी ई एजुकेटर और बाल वाटिकाओं के संचालन को लेकर के बाल विकास मंत्रालय की गाइडलाइंस और केंद्र सरकार के निर्देश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ईसीसी ई एजुकेटर को लेकर के ये यहां पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ चुका है। ईसीसीई का उद्देश्य बच्चों के मानसिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में उन्हें सही पोषण और सीखने का वातावरण देना और खेल खेल में शिक्षा को बढ़ावा देना है। जब एक बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो वह केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं पाता, वह जीवन के मूल्यों, स्वास्थ्य की समझ और सामाजिक चेतना से भी परिचित होता है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो हैं हॉनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनका ये बड़ा स्टेटमेंट ईसीसी ई एजुकेटर और बाल वाटिकाओं को लेकर के आया है। अब दोस्तों, यहां पर आगे हम देखेंगे ईसीसी ई एजुकेटर और बाल वाटिकाओं को लेकर के जो केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्देश जारी हुए हैं उससे जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं बच्चों की पढ़ाई और पोषण अब साथ साथ 9 लाख प्राथमिक स्कूल और 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं देश भर में। 3 लाख आंगनबाड़ी केंद्र पहले से ही स्कूलों के परिसरों में चल रहे हैं। देश भर के आंगनबाड़ी केंद्र अब किसी न किसी प्राथमिक स्कूल के साथ जुड़ेंगे। आंगनबाड़ी का आंगन व विद्यालय का प्रांगण बच्चों के सर्वांगीण विकास को देंगे ऊंचाइयां। शिक्षा और महिला बाल विकास मंत्रालय ने बेहतर तालमेल के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और महिला बाल विकास मंत्रालय ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। अब देश भर के आंगनबाड़ी केंद्र किसी न किसी प्राथमिक स्कूल के साथ जुड़ेंगे। जिन गांवों में स्कूल होंगे वहां आंगनबाड़ी केंद्र उनके परिसर में शिफ्ट होंगे, जबकि जिन गांवों में स्कूल नहीं है वहां आंगनबाड़ी केंद्र नजदीकी प्राथमिक स्कूलों से जुड़ेंगे। इस पहल से बच्चों का पोषण और शिक्षा एक साथ सुनिश्चित होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत बच्चों को 3 साल की उम्र से पढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए दोनों मंत्रालयों ने एक गाइडलाइन जारी की है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस पहल से आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे स्वतः स्कूलों की पहली कक्षा में प्रमोट होकर आएंगे, जिससे उनकी ट्रैकिंग में आसानी होगी। उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS के माध्यम से आगे की पढ़ाई कराने का प्रस्ताव भी दिया। खासकर ऐसी महिलाएं जो 12वीं तक नहीं पढ़ी हैं उनके लिए एक कोर्स शुरू किया जा सकता है। प्रधान ने आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को वर्कर कहने पर आपत्ति जताते हुए उन्हें दीदी के रूप में संबोधित करने का सुझाव दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इससे पोषण और शिक्षा अब साथ साथ होगी। आंगनबाड़ी का आंगन और विद्यालय का प्रांगण बच्चों के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयां देगा। कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा सचिव संजय कुमार और महिला एवं बाल विकास सचिव अनिल मलिक ने गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। क्या है नई गाइडलाइंस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उस पर बात करते हैं। तो देख सकते हैं गाइडलाइन के कुछ अहम बिंदु। आंगनबाड़ी को शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। एक स्कूल परिसर में 2 से अधिक आंगनबाड़ियों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। आंगनबाड़ी के लिए स्कूल परिसर में एक हवादार और सुरक्षित कमरा होना चाहिए। साथ ही शौचालय और खेलने के लिए परिसर भी होना चाहिए। स्कूलों के शिक्षक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी समन्वय के लिए मासिक बैठक भी करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से ईसीसी ई एजुकेटर और बाल वाटिकाओं के संचालन को लेकर के जारी किए गए हैं, जिसकी ये डिटेल जानकारी हमने आप सभी को अवेलेबल करा दी है। दोस्तों, इसी खबर को आगे भी आप सभी लोग देख सकते हैं। एक ही परिसर में संचालित होंगे प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, निर्देश हुए जारी। अब 3 से 6 साल की आयु तक पोषण, शिक्षा और देखभाल अब एक ही छत के नीचे मिलेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को एक ही परिसर में स्थापित करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक और आंगनबाड़ी केंद्रों की दीदी एक साथ मिलकर काम करेंगे। पहली बार इसमें पाठ्यक्रम, संयुक्त योजना, अभिभावकों की भागीदारी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा यानी ECCE को मजबूत करने के लिए बच्चों
बच्चों के अनुकूल शिक्षण स्थल के प्रावधानों को शामिल किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इन दिशा निर्देशों को जारी किया। इसमें सुरक्षा, खेलकूद, स्वच्छता, पढ़ाई से लेकर बच्चों के विकास पर पूरा फोकस किया गया है। पर्याप्त स्थान और सुविधाओं वाले स्कूलों के अंदर आंगनबाड़ी को आसपास के स्कूलों के साथ मिलाया जाएगा। इसमें छोटे बच्चों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार होगा। मध्याह्न भोजन के लिए रसोई, इंडोर और आउटडोर खेल क्षेत्र और बच्चों के अनुकूल शौचालय जैसे मानदंड भी निर्धारित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ईसीसी ई एजुकेटर्स के लिए अच्छी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और आने वाले समय में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी ई एजुकेटर्स की नियुक्ति और भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। इस धमाकेदार अपडेट के बाद मूव करते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है कल्याण मित्रों की भर्ती सभी 800 से अधिक ब्लॉकों में करने की घोषणा कर दी गई है। उसकी डिटेल जानकारी पर दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की तरफ से कल्याण मित्रों की भर्ती प्रदेश के सभी 826 ब्लॉकों में की जाएगी। इसको लेकर के सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, सभी 826 ब्लॉकों में कल्याण मित्र नियुक्त करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। अपने ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं का करेंगे प्रचार प्रसार, यही कार्य होगा कल्याण मित्रों का। अब खबर जानते हैं। तो सुल्तानपुर के देवकी नंदन समाज कल्याण विभाग से वृद्धा अवस्था पेंशन पाते हैं, लेकिन कई साल पेंशन मिलने के बाद अब उनकी पेंशन रुक गई है। वजह उनका आधार प्रमाणीकरण नहीं है। देवकी नंदन को यह पता भी नहीं है कि आधार प्रमाणीकरण कैसे कराएं। भविष्य में इस तरह के मामले काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश के सभी 826 ब्लॉकों में कल्याण मित्रों की नियुक्ति करने का फैसला किया है। इसके लिए विभाग कार्य योजना तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कल्याण मित्र अपने ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, आम लोगों को बताएंगे कि वह किन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र हैं और आवेदन में भी उनकी मदद करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों का हर साल जीवित होने का प्रमाण भी समय से विभाग को मिल जाए, इसमें भी मदद करेंगे। कल्याण मित्र मुख्य रूप से सामूहिक विवाह योजना, पारिवारिक लाभ योजना और पेंशन योजना के लिए काम करेंगे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कल्याण मित्रों की जो कल्याण मित्रों की भर्ती है उनको इस कार्य के लिए निश्चित मानदेय भी दिया जाएगा। यानी कल्याण मित्र जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी 826 ब्लॉकों में नियुक्त किए जाएंगे, उन्हें उनके कार्य के लिए मानदेय भी मिलेगा। उनकी न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट होगी। योग्यता कितनी निर्धारित की गई? इंटरमीडिएट निर्धारित की गई। किसी भी ब्लॉक में कल्याण मित्र वही नियुक्त होगा जो उस ब्लॉक का स्थायी निवासी होगा, यानी अपने ही ब्लॉक में नौकरी दी जाएगी इन कल्याण मित्रों को। मानदेय कितना दिया जाएगा, इस पर अभी उच्च स्तर पर विचार चल रहा है। यानी प्रदेश सरकार की तरफ से समाज कल्याण विभाग के कार्यों को संचालित करने के लिए और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी ब्लॉकों में कल्याण मित्रों की भर्ती किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द इसका विस्तृत शेड्यूल और चीजें क्लियर होकर के आ जाएंगी, यानी ऑफिशियल विज्ञप्ति आ जाएगी जिसमें सारे पॉइंट यहां पर आपके क्लियर होंगे। बाकी दोस्तों ये जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कल्याण मित्रों की भर्ती होगी सभी ब्लॉकों में, ये आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर होगी, ये चीज कंफर्म मानकर चलें। और इसमें सेवा प्रदाता एजेंसियों के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी, ऐसी जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। और सैलरी भी इनकी 10,000 से अधिक होने वाली है। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें ऑफिशियल विज्ञप्ति आने के बाद क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल अनाउंसमेंट किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि सभी 826 ब्लॉकों में कल्याण मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। अब सबसे बड़ी और धमाकेदार अपडेट के बारे में बात करेंगे, जहां पर यूपी के आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगी पेंशन। ये बड़ी और सकारात्मक खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट से, और आउटसोर्स सेवा निगम जो है वो प्रभावी हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अभी वेतन वृद्धि आउटसोर्स सेवा नियमावली को लागू करने के लिए सभी आउटसोर्स कर्मियों को थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसके अंतर्गत आप सभी को बता दें, आउटसोर्स या जिन्हें ठेका कर्मी कहते हैं, उन सभी को शामिल किया गया है जो किसी भी विभाग में कार्य कर रहे हैं, और कार्यरत किसी भी आउटसोर्स कर्मी को निकाला नहीं जाएगा। यह चीज बिल्कुल क्लियर आप सभी लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। पेंशन से जुड़ी हुई अपडेट पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, 10 वर्षों की सेवा पर 7,500 रुपए तक पेंशन पाएंगे आउटसोर्स कर्मी। ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो जाने पर आउटसोर्स कर्मियों को सम्मानजनक मानदेय और सेवा शर्तों के लाभ के साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी मिलेगी। कैबिनेट ने 2 सितंबर को गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। पेंशन के लिए शर्त यह है कि उनकी सेवा न्यूनतम 10 साल होनी चाहिए। पेंशन राशि न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 7,500 रुपए तक होगी। इसके साथ ही निगम का गठन होने
और तय की गई व्यवस्थाएं लागू होने पर इस समय कार्यरत 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अवधि पूरी होने पर इनकी संविदा का नवीनीकरण किए जाने की भी व्यवस्था की गई है। आउटसोर्स निगम के गठन से संबंधित प्रस्ताव में पेंशन, चिकित्सा तथा दुर्घटना बीमा जैसे लाभ दिए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। 1 साल की सेवा अवधि के बाद आउटसोर्स कार्मिकों की मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से हो जाने पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपए से अधिकतम 7 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि स्वजन को दी जाएगी। सरकार आउटसोर्स कर्मी और उनके स्वजन के इलाज के लिए भी बेहतर व्यवस्था कराएगी। कार्मिक व उनके परिवार के सदस्यों को सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, ईएसआईसी चिकित्सालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, ईएसआईसी द्वारा सूचीबद्ध प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अमित घोष के मुताबिक कार्मिकों को बढ़ा मानदेय मिलेगा। ईपीएफ के माध्यम से 10 साल की सेवा के बाद कार्मिकों को पेंशन भी मिलेगी। बीमा योजना के माध्यम से सेवा के दौरान दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर स्वजन को सहायता धनराशि भी प्रदान की जाएगी। तो आउटसोर्स सेवा निगम जो है उससे कई बड़ी व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और उसमें सबसे बड़ी व्यवस्था है पेंशन। यहां पर देख सकते हैं कार्मिक की मृत्यु होने पर 2.5 लाख से 7 लाख तक के स्वजन को अनुग्रह राशि दी जाएगी। निगम बनने पर मौजूदा आउटसोर्स कार्मिकों को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय, यानी सभी का मानदेय बढ़ेगा। जितने भी आउटसोर्स कर्मी कार्य कर रहे हैं उनका, और जो भविष्य में आएंगे उनको तो बढ़ी हुई सैलरी पर ही नियुक्त किया जाएगा। तो किसी भी भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं। सभी विभागों में कार्य कर रहे सभी आउटसोर्स कर्मियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा और किसी भी आउटसोर्स कर्मी की नौकरी नहीं जाएगी आउटसोर्स सेवा निगम आने के बाद। तो आज की महत्वपूर्ण और धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को सभी साथियों तक लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए, जिससे सभी तक ऑफिशियल और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।